हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक ऐसे आलोचक के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं जो कभी कोई हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने हिंदी साहित्य को इतना प्रभावित किया कि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं या फिर जब भी हम हिंदी साहित्य पर गंभीर विचार विमर्श करते हैं तो उनके बगैर हम अपनी बात को पूरी नहीं कर पाते हैं। मैं बातचीत करने जा रहा हूँ डॉक्टर रामविलास शर्मा के ऊपर, जिन्होंने हिंदी साहित्य का कोई ठोस इतिहास तो उस तरह से नहीं लिखा जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह ने या फिर राम स्वरूप चतुर्वेदी और विश्वनाथ त्रिपाठी इत्यादि आलोचकों ने लिखा, बल्कि रामविलास शर्मा ने हिंदी साहित्य के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र रहे हैं उन पर अपनी कलम चलाई। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण कवि और लेखक रहे हैं उन पर उन्होंने अलग अलग पुस्तकों को लिखकर एक इतिहास दृष्टिकोण देने की कोशिश की, आलोचना दृष्टि देने की कोशिश की उन्होंने। अगर मैं बात करूं, उन्होंने भाषा विज्ञान में बहुत काम किया, ठीक है, भाषा और समाज नाम से किताब लिखी। इसके बाद उन्होंने हिंदी साहित्य के सबसे बड़े कवि तुलसीदास पर किताब लिखी। परंपरा का मूल्यांकन के अंतर्गत उन्होंने तुलसीदास और भक्ति आंदोलन, भक्ति काल पर विस्तृत चर्चा किया उन्होंने। इसके बाद आधुनिक काल में आकर उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र पर किताब लिखी। साथ ही उस समय की जो भाषा की समस्याएं थीं उन पर विचार किया। इसके बाद उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण नाम की पुस्तक लिखी, जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी और जो नवजागरण से संबंधित विचार थे उनको प्रकट किया। इसके बाद प्रेमचंद को स्थापित करने में सबसे ज़्यादा जिसका अगर योगदान है तो रामविलास शर्मा का नाम लिया जा सकता है, क्योंकि जब तक प्रेमचंद जीवित थे तब तक उनको उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली थी। ठीक वैसे ही जैसे कबीर को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्थापित किया, ठीक वैसे ही प्रेमचंद को रामविलास शर्मा ने स्थापित करने की कोशिश की और एक नए दृष्टिकोण से उनका मूल्यांकन किया। प्रेमचंद पर उन्होंने कई किताबें लिखी, प्रेमचंद नाम से भी किताब लिखी है, प्रेमचंद और उनका युग नाम से किताब लिखी, जिसमें कि उन्होंने प्रेमचंद पर विस्तृत अध्ययन किया है, उनकी पत्रकारिता का जो जीवन रहा है उन पर, फिर कहानियों को लेकर, उपन्यासों को लेकर तमाम अलग अलग एंगल से उसको देखने की कोशिश की है। इसके अलावा रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना नाम से किताब लिखी, जो कि 3 खंडों में है। तो इस तरीके से निराला पर भी उन्होंने अच्छे से मुकम्मल तौर पर विचार करने की कोशिश की और पाठकों को एक नई दृष्टि दी। नई कविता को लेकर उन्होंने नई कविता और अस्तित्ववाद नाम से किताब लिखी, जो कि एक मील की पत्थर है अगर आलोचना में देखा जाए, जिसके अंतर्गत उन्होंने मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञे इत्यादि कवियों पर चर्चा की है। तो ख़ास तौर से मेरी बताने की यही कोशिश थी कि बिना कोई इतिहास ग्रंथ लिखे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की तरह रामविलास शर्मा हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण आलोचक के रूप में हमारे सामने आते हैं। हालांकि उन्होंने तो किताबें इतनी लिखी हैं कि शायद ही कोई आलोचक उतनी किताबें लिखा होगा, लेकिन जैसे नामवर सिंह ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने से वो चूक गए। उनकी इच्छा थी कि वो तमाम आलोचनात्मक किताबें लिखे हैं, लेकिन एक व्यवस्थित हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाना चाहिए था, जो कि उनकी इच्छा अधूरी रह गई। ठीक वैसे ही रामविलास शर्मा ने भी किताबें तो हज़ारों लिखी हैं। जब भी आप प्रतियोगी परीक्षाओं में जाते हैं तो ज़रूर 1-2 प्रश्न रामविलास शर्मा से रहते हैं। उनकी किताबों से लेकर उनकी आलोचना दृष्टि से संबंधित ज़रूर 1-2 किताब रहती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक महत्वपूर्ण आलोचक के रूप में है, ख़ासतौर से अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए, जितनी भी तमाम परीक्षाएं हो रही हैं, ख़ासतौर से हिंदी विषय में, जो कि यूजीसी, एनटीए, नेट, प्रवक्ता
और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की। तो मैंने एक इस पे वीडियोज तैयार किए, उसे आप सब देखिए। बाकी आपके जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं उन कमेंट्स को मैं लगातार पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि उसके मुताबिक हम आपकी सहायता कर सकें। बाकी आप देखेंगे कि जो यूजीसी एनटीए नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए बहुत सारा मैटर मैंने उपलब्ध कराया है। समय निकाल कर आप उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि आजकल जो परीक्षाएं हो रही हैं, जब हम परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हम अपने पिछले पैटर्न के हिसाब से उसको देखने की कोशिश करते हैं कि पिछली बार ऐसा प्रश्न पूछा था तो इस बार इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। लेकिन कई बार क्या है कि परीक्षाओं में एक्सपर्ट्स कमेटी या फिर जो भी पेपर बनाने वाले बोर्ड हैं, वो कई बार ना चकमा दे देती है और पेपर हम बहुत ही मेहनत करके तैयार करके जाते हैं, लेकिन पता चला कि बहुत आसान भी आ जाता है और बहुत कठिन भी आ जाता है। तो इसलिए आप एक मुकम्मल तौर पर तैयारी करके जाइए। कई बच्चे पूछ रहे थे कि पिछले 15 सालों का यूजीसी एनटीए नेट का क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेगा, तो आप वेबसाइट से भी देख सकते हैं। और जब से एनटीए नेट एग्ज़ाम करा रहा है तब से मैंने कुछ पेपर्स पर चर्चा की है, तो उसको भी समय निकाल कर आप देख सकते हैं। तो आज अभी हम रामविलास शर्मा के महत्वपूर्ण कथनों पर चर्चा करेंगे, ताकि इससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपके आए परीक्षा में तो कोई सवाल उत्तर आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो मिलते हैं। रामविलास शर्मा के महत्वपूर्ण कथनों पर अगर चर्चा करें तो पहला जो कोटेशन है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। परंतु यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वाधान से हुआ था, इसलिए उसके साथ मध्यवर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। तो इससे पहले हमने डॉक्टर नगेंद्र के बारे में कोटेशंस पर चर्चा किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, लेकिन यहाँ पर रामविलास शर्मा उनसे अलग मत रखते हुए छायावाद के संदर्भ में उनका एक बहुत ही मशहूर कोटेशन है। तो इसको आप ध्यान में रखिए। कई बार परीक्षाओं में कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगता है कि रामविलास शर्मा का कौन सा कोटेशन है और डॉक्टर नगेंद्र का कौन सा है। तो अब मैंने दोनों आलोचकों पर लगातार वीडियो लेक्चर तैयार किया है। उम्मीद है कि आप इसको अगर सुन भी लेते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। नागार्जुन के बारे में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि नागार्जुन जितने क्रांतिकारी सचेत रूप से हैं उतने अचेत रूप में भी हैं। प्रयोगवाद के बारे में लिखते हैं, प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखती है। तो ये रामविलास शर्मा का कोटेशन है। आगे वे मुक्तिबोध का मूल्यांकन करते हुए खासतौर से अंधेरे में कविता है, उसको उन्होंने अपने नई कविता और अस्तित्ववाद नामक जो पुस्तक है उसमें एक मुख्य विषय के रूप में विचार किया है। तो लिखते हैं अंधेरे में के बारे में, अपराध भावना का अनुसंधान तथा आरक्षित जीवन की कविता है। हो सकता है कि कभी भी परीक्षा में पूछा जाए कि अंधेरे के में संदर्भ के बारे में अपराध भावना का अनुसंधान है तथा आरक्षित जीवन की कविता किसने कहा है, तो इसका सही जवाब होगा रामविलास शर्मा ने। आगे लिखते हैं, मुक्तिबोध को अंधेरे में कविता के नायक से अलग करके देखना असंभव है। ठीक है। अगला कोटेशन है, मुक्तिबोध के काव्य में अस्तित्ववाद का लघु मानववाद भी है और रहस्यवाद का विराट पुरुष भी। तो एक तरीके से रामविलास शर्मा के कोटेशंस को आप देख रहे हैं कि मुक्तिबोध के संदर्भ में उनके लगातार कई कोटेशंस हैं। उनका कहना है कि मुक्तिबोध के काव्य में अस्तित्ववाद का लघु मानववाद भी है और रहस्यवाद का विराट पुरुष भी है। अब देख रहे हैं दो अंतर विरोधी बातें यहाँ पर कही जा रही हैं, इसलिए इस कोटेशन को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। शमशेर का मूल्यांकन करते हुए लिखते हैं, शमशेर का काव्य रीतिवादी, रोमानी, सौंदर्यबोध और मार्क्सवादी विवेक के द्वंद्व का काव्य है। ये कोटेशन है रामविलास शर्मा का। आगे वे कला और साहित्य पर विचार करते हुए लिखते हैं, कला की विषय वस्तु
न वेदांतियों का ब्रह्म है, न हेगल का निरपेक्ष विचार मनुष्य का इंद्रिय बोध, उसके भाव, उसके विचार, उसका सौंदर्य बोध कला की विषय वस्तु है। ये बात उन्होंने अपनी आस्था और सौंदर्य नामक पुस्तक में कही है। ठीक है। रामविलास शर्मा का मानना है कि कला और साहित्य में कोई खास अंतर नहीं होता है। आगे वे साहित्य पर विचार करते हुए लिखते हैं, साहित्य के सभी तत्व समान रूप से परिवर्तनशील नहीं है। इंद्रिय बोध की अपेक्षा भाव और भावों की अपेक्षा विचार अधिक परिवर्तनशील हैं। युग बदलने पर जहाँ विचारों में अधिक परिवर्तन होता है, वहाँ इंद्रिय बोध और भाव जगत में अपेक्षाकृत स्थायित्व रहता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाव और विचार, इन दोनों की तुलना करते हुए कौन ज़्यादा परिवर्तनशील है और किसमें स्थायित्व है, इसकी चर्चा कर रहे हैं। यह बात उन्होंने अपनी पुस्तक स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य नामक पुस्तक में किया है। ठीक है। आगे साहित्य पर ही चर्चा करते हुए लिखते हैं, साहित्य का शिल्प उसके विभिन्न रूप सामाजिक विकास से ही संभव हुए हैं। जनता तक साहित्य पहुंचाने के साधनों में जो परिवर्तन हुए, उनका प्रभाव उनके रूपों पर भी पड़ा है। यह भी कोटेशन उसी पुस्तक से लिया गया है। आगे लिखते हैं कि कला विषय वस्तु दोनों ही समान रूप से साहित्य रचना के लिए निर्णायक महत्व की नहीं है। निर्णायक भूमिका हमेशा विषय वस्तु की ही होती है। यह बात उन्होंने अपने पुस्तक प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं में की है। आगे लिखते हैं, आजकल कुछ आलोचक साहित्य की विषय वस्तु की विवेचना से बचने के लिए भाषा की चर्चा करना यथेष्ट समझते हैं। वे तर्क भी देते हैं कि साहित्य में विषय वस्तु को भाषा से अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए भाषा की चर्चा करना ही काफ़ी है। इसके विरोध में कहा जा सकता है कि जब दोनों में इतना घनिष्ठ संबंध है, तब विषय वस्तु की चर्चा भी पर्याप्त हो सकती है। चर्चा के लिए भाषा ही क्यों चुनी गई है? कारण यह कि ऐसे लोगों के लिए भाषा और विषय वस्तु का प्रगाढ़ संबंध साहित्य की विषय वस्तु और उसकी भाव विचार संपदा को नकारने के लिए है। वे यांत्रिक दृष्टि से भाषा का रूपात्मक विवेचन करते हैं। ये बात उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण नामक पुस्तक में की है। खासतौर से ये इतना लंबा कोटेशन था, इसमें विषय वस्तु और भाषा इन दोनों पर गंभीर विचार करते हुए उनका कहना है कि अगर विषय वस्तु का महत्व नहीं है, तो कुछ लोग हैं जो कि केवल भाषा की यथेष्ट चर्चा करना पसंद करते हैं। खासतौर से पुस्तक का नाम मैंने बताया कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जब सरस्वती पत्रिका का संपादन कर रहे थे, तो उस समय वो काफ़ी व्याकरण और भाषा दोनों पर जोर दे रहे थे। तो खासतौर से ये कोटेशन उसी की तरफ संकेत कर रहा है। आगे वे लिखते हैं, इंद्रियों से जिस सौंदर्य की अनुभूति होती है, बाह्य जगत में उसकी वस्तुगत सत्ता है। इंद्रियां सौंदर्य की परख का साधन हैं, उसका कारण नहीं है। ठीक है। तो ये सौंदर्य अनुभूति और इंद्रियों की बात यहाँ पर रामविलास शर्मा कर रहे हैं। आगे वे लिखते हैं, सौंदर्य की इस वस्तुगत सत्ता सामाजिक विकास से उसके सापेक्ष संबंध कला और साहित्य के रूपों के अनुसार उसकी विषय वस्तु की विविधता को ध्यान में रखकर ही हम सौंदर्य शास्त्र का सही विवेचन कर सकते हैं। ठीक है। ये बात उन्होंने समालोचक सौंदर्य शास्त्र विशेषांक में कही है। आगे लिखते हैं, साहित्य आर्थिक परिस्थितियों से नियमित होता है, लेकिन उसका सीधा प्रतिबिंब नहीं है। उनकी अपेक्षा उनकी अपनी सापेक्ष स्वाधीनता है। साहित्य के सभी तत्व समान रूप से परिवर्तनशील नहीं है। ये बात उन्होंने मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य में कही है। आगे लिखते हैं, युग बदलने पर जहाँ विचारों में अधिक परिवर्तन होता है, वहाँ इंद्रिय बोध और भाव जगत में अपेक्षाकृत स्थायित्व रहता है। ये बात भी मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य नामक पुस्तक में वो कर रहे हैं। इसी टाइप का मिलता जुलता एक ऊपर भी कोटेशन था, आपने ध्यान से सुना भी होगा। आगे वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में लिख रहे हैं कि शुक्ल जी की आलोचना गंभीर है, इसलिए कि उसका आधार वस्तुवादी है। शुक्ल जी की गंभीरता का दूसरा कारण उनकी तर्क और चिंतन पद्धति है। इस पद्धति को हम द्वंद्व नाम दें तो अनुचित न होगा। विरोधी लगने वाली वस्तुओं का सामंजस्य पहचानना, उन्हें गतिशील
विकासमान देखना, संसार के विभिन्न भौतिक और मानसिक व्यापारों का परस्पर संबंध स्थापित करके उनका अध्ययन करना इस पद्धति की विशेषताएं हैं। तो आपने एक तरीके से रामविलास शर्मा का कोटेशन देखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। ये पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना से ये कोटेशन लिया गया है। ये केवल कोटेशन मात्र नहीं है, बल्कि इससे आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की विशेषता के बारे में खुद पता चल रहा होगा कि उनकी जो दृष्टि है वो वस्तुवादी है, गंभीरता है उसमें, तर्क, चिंतन पद्धति इत्यादि है, और विरोधों का क्या है, सामंजस्य है। ठीक है, तो इस विशेषता को आप ध्यान में रख सकते हैं। में भी कभी भी परीक्षा में आगे पूछा जा सकता है, तो आपको आसानी रहेगी। आगे भारतीय हिंदू युग के बारे में चर्चा करते हुए रामविलास शर्मा लिखते हैं, भारतीय हिंदू युग का साहित्य हिंदी भाषी जनता का जातीय साहित्य है, वह हमारे जातीय नवजागरण का साहित्य है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न कोटेशन है। और जब भी आप रामविलास शर्मा की आलोचना दृष्टि पढ़ेंगे या फिर उनसे संबंधित, तो जातीय साहित्य बार बार आता है। ठीक है, तो अगर किसी कोटेशन में जातीय साहित्य लिखा हो तो एक मिनट आप रामविलास शर्मा के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, नवजागरण, जातीय, इस टाइप के शब्द बार बार उनके आलोचना में आते हैं। तो यहाँ पर रामविलास शर्मा ने भारतीय हिंदू युग का साहित्य हिंदी भाषी जनता का जातीय साहित्य माना है और लिखते हैं कि वह हमारे जातीय नवजागरण का साहित्य है। भारतीय हिंदू युग की जिंदा दिली, उसके व्यंग और हास्य, उसके सरल सरस गद्य और लोक संस्कृति से, उसकी निकटता से सभी परिचित हैं। ये उसकी जातीय विशेषताएं हैं। यहाँ पर जातीय जो शब्द आया है बार बार, ये कोई खास कास्ट के बारे में नहीं है, बल्कि इसका जो अर्थ है वो राष्ट्रीय के संदर्भ में है। ठीक है, आगे लिखते हैं कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद और अंग्रेजी साहित्य एक ही वस्तु नहीं है। भारतीय हिंदू युग के साहित्य ने न केवल अंग्रेजी साहित्य से वरन बांग्ला साहित्य से भी प्रेरणा पाई है, लेकिन उनके साहित्य की जड़ें इसी बांग्ला साहित्य उनकी साहित्य की जड़ें इसी धरती में हैं और ऊपर बताई हुई उसकी जातीय विशेषताएं उसकी अपनी हैं और मौलिक हैं। तो एक तरीके से जो भारतीय हिंदू युग है उस पर केवल अंग्रेजी साम्राज्यवाद का प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि बांग्ला साहित्य का भी प्रभाव मानते हैं। और इस कोटेशन को रामविलास शर्मा ने भारतीय हिंदू युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा में लिखा है। आगे वे लिखते हैं कि साहित्य में जो रीति विरोधी क्रांति शुरू हुई उसका पहला चरण द्विवेदी युग और उसी का विकास छायावाद और प्रगतिवाद में होता है। ये तीनों युग एक दूसरे से भिन्न हैं, साथ ही एक दूसरे के पूरक भी हैं। द्विवेदी युग की भूमिका आधुनिक साहित्य का मार्ग प्रशस्त करने वाले अग्रदल की भूमिका है। तो इस कोटेशन में आपको कई छोटे छोटे कोटेशंस भी बन सकते हैं, तो एक बार आप इसको स्टोरी के रूप में सुन लीजिए। बाकी आप जब भी परीक्षा में इस तरीके का कोई कोटेशन आता है तो तुरंत आपको ये वीडियो लेक्चर याद आने लगेगा। ये बात उन्होंने कही है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में। ठीक है, कि साहित्य में जो रीति विरोधी क्रांति शुरू हुई उसका पहला चरण द्विवेदी युग और उसी का विकास छायावाद और प्रगतिवाद में होता है। ये तीनों युग एक दूसरे से भिन्न हैं, साथ ही एक दूसरे के पूरक भी हैं। द्विवेदी युग की भूमिका आधुनिक साहित्य का मार्ग प्रशस्त करने वाले अग्रदल की भूमिका है। आगे लिखते हैं इसकी विशेषता बताते हुए कि उनकी शैली तार्किक विवेचन के लिए उपयुक्त होने के साथ साथ आवश्यकता अनुसार आवेशपूर्ण और अलंकारिक भी है, और उसकी एक विशेषता जीवन का संचित अनुभव प्रकट करने वाली वाक्यावली है। शब्द चयन में उर्दू के प्रचलित शब्दों से उन्हें परहेज नहीं है। उनका व्यक्तित्व एक सहृदय और विनोदी साहित्य प्रेमी और संसार प्रेमी मनुष्य का है, पुस्तक से भी सन्यासी का नहीं। उनकी निर्भीकता, दृढ़ता, गहन अध्यवसाय और आत्मविश्वास के गुण उनके काव्य सिद्धांतों और साहित्यालोचन की ही तरह हिंदी प्रेमियों के लिए शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक हैं। ये बात उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में कही है और इसको लिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना नामक पुस्तक से। आगे वे लिखते हैं कि जिनकी रचनाओं से बाहर के साहित्य प्रेमी हिंदुस्तान को पहचानते हैं, उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा साम्राज्यवादियों द्वारा फैलाए हुए धर्मों को छिन्न भिन्न कर दिया।
ये कोटेशन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना से ली गई है। अगला जो कोटेशन है कि भारतीय जनता के उज्जवल भविष्य की पेशगी थे। ये बात डॉक्टर रामविलास शर्मा लिख रहे हैं प्रेमचंद के संदर्भ में प्रेमचंद और उनका युग नामक जो पुस्तक है। भारतीय जनता के उज्जवल भविष्य की पेशगी थे। कौन थे? प्रेमचंद। आगे वे लिखते हैं प्रेमचंद की आवाज़ सुनकर हमें अपने देश और जनता पर गर्व होता है, उस जातीय साहित्य पर गर्व होता है जिसे प्रेमचंद संवार रहे थे। आगे लिखते हैं प्रेमचंद की आवाज़ उस समय उठी जब पहले महायुद्ध में मानव ध्वंसी तोपों की गड़गड़ाहट हवा में गूंज रही थी। आज भी वह विश्व पर तीसरे महायुद्ध के बादल छाए हुए हैं। उस स्वाधीनता संग्राम के सैनिक की वाणी विश्व शांति की रक्षा के लिए जनता का आह्वान करती है। प्रेमचंद की आवाज़ भारत की अजेय जनता की आवाज़ है। हो सकता है इतना दूर कोटेशन में पूछ ले कि प्रेमचंद की आवाज़ भारत की अजेय जनता की आवाज़ है। किसका कोटेशन है? तो रामविलास शर्मा का। इसलिए प्रेमचंद आज भी हमारे साथ हैं। ये बात उन्होंने लिखी प्रेमचंद और उनका युग नामक आलोचनात्मक पुस्तक में। निराला की चर्चा करते हुए लिखते हैं निराला की रचना प्रक्रिया का स्रोत है उनका भावबोध। यह भावबोध उनकी विचारधारा से संबद्ध है किंतु उसका प्रतिबिंब नहीं। निराला का स्वाधीनता प्रेम उनके साहित्य में अप्रत्याशित नए नए रूपों में व्यक्त होता है। उनकी आस्था के प्रतीक अनेक हैं, उनका अधिष्ठान एक है। उनकी दार्शनिक मान्यताएं अनेक अंतर्विरोधों को पार करती हुई नारी और प्रकृति के मोहक चित्रों के साथ साहित्य में व्यक्त होती हैं। नए मानवतावाद के प्रतिष्ठापक निराला के साहित्य में मनुष्य वीर, क्रांतिकारी, योद्धा, कवि, निरंतर संघर्षशील, साथ ही अंतर्द्वंद, ग्लानि और पराजय से पीड़ित साधारण मनुष्य भी है। निराला सौंदर्य और उल्लास के कवि हैं। देखिए इतना दूर भी पूछा जा सकता है कि निराला सौंदर्य और उल्लास के कवि हैं, दुख और मृत्यु के भी हैं। तो ये बात रामविलास शर्मा ने लिखी है निराला की साहित्य साधना भाग 2 में। खासतौर से इस कोटेशन में जो राम की शक्ति पूजा है उसके तरफ भी संकेत किया जा रहा है कि राम उसमें एक साधारण मनुष्य की तरह चित्रित किए गए हैं, प्रस्तुत किए गए हैं। उनके अंदर भी पीड़ा है, दुख है, वो भी परेशान होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आलोचकों ने उसे गांधी से भी जोड़कर देखा है। तो इस कोटेशन को आप ध्यान में रखिए। लंबा कोटेशन था लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट था निराला के बारे में। आगे वे लिखते हैं कि उनके आत्मसंघर्ष के अनेक स्तर हैं। एक स्तर पर निम्न वर्ग की भूमि को छोड़कर सर्वहारा वर्ग से तादात्म्य स्थापित करने का। दूसरा स्तर है मन के दुःस्वप्नों, पाप बोध, मृत्यु चिंतन, असामान्य मानसिक स्थिति से निकलकर स्वयं को, संसार को वस्तुगत रूप में देखने का। तीसरा स्तर है अपनी काव्य कला को निरंतर विकसित करने का। ये कोटेशन लिया गया है नई कविता और अस्तित्ववाद से। ठीक है, तो ये बात उन्होंने मुक्तिबोध के बारे में कही थी। आगे वो मुक्तिबोध के बारे में ही लिख रहे हैं। मुक्तिबोध रहस्यवाद को लेकर बड़ी उलझन में पड़े थे, शमशेर में ऐसी कोई उलझन नहीं है। तो ऊपर का जो कोटेशन था वो शमशेर के बारे में था। ठीक है, यहाँ पर मुक्तिबोध से तुलना कर रहे हैं शमशेर की कि मुक्तिबोध में रहस्यवाद को लेकर बड़ी उलझन थी, शमशेर में ऐसी कोई उलझन नहीं है। मुक्तिबोध मनोविश्लेषण शास्त्र से प्रभावित होकर अंतर्मन की गुफा में ज्ञान के मणि रत्न ढूंढते हैं थे और फिर इस आत्म प्रवंचना का पर झुंझलाते थे। शमशेर सजीले जिस्म के गुनगुनाने पर ऐसे रीझते हैं कि अंधेरे कुएं या बावड़ी में उतरने की उन्हें फुर्सत नहीं मिलती है, किंतु शमशेर उतने आत्ममुक्त नहीं है जितने मुक्तिबोध हैं। तो ये देख रहे हैं कि कोटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक एक वाक्य कभी कोटेशंस के रूप में आ सकते हैं, क्योंकि बदलते हुए पैटर्न में जो भी एक्सपर्ट्स हैं, पेपर बनाने वाले हैं, उनको अगर एक वाक्य भी अच्छा लगता है तो उठा कर दे देते हैं। इसलिए आजकल तैयारी करना उतना आसान नहीं रहा है जितना लोगों को लगता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इसको हम रट कर एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो कि संभव नहीं है। अब तो एकदम आपको एक एक वाक्य ध्यान में रखने की ज़रूरत है। आगे लिख रहे हैं कि मुक्तिबोध अस्तित्ववाद की ओर खींचे और अपने पराये अनेक पापों का मैल मन से धोते रहे। शमशेर नई कविता के उन तमाम लेखकों से अलग हैं जो अस्तित्ववाद से प्रभावित हैं। उनका आत्मसंघर्ष है उत्तर छायावादी
काव्य बोध को लेकर। तो आपने देखा कि जो भी मैंने 3-4 कोटेशंस बतलाए हैं, उदाहरण बतलाए हैं, उनमें रामविलास शर्मा ने मुक्तिबोध और शमशेर इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। अगर जो बच्चे पीएचडी या रिसर्च करना चाहते हैं तो वो मुक्तिबोध और शमशेर इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, पीएचडी के लिए एक अच्छा टॉपिक बन सकता है। वैसे मैंने खुद अपनी पीएचडी अज्ञेय और मुक्तिबोध के आलोचना कर्म का तुलनात्मक अध्ययन पर किया है, तो थोड़ा सा मुझे इसका आइडिया लग रहा है। और जब आप कोटेशंस पढ़ेंगे, आलोचनात्मक किताबें पढ़ेंगे, तभी उसमें से पीएचडी के टॉपिक्स भी निकल कर आएंगे। ठीक है, आगे हम बात करें। शुक्ल जी का आदिकाल वास्तविक मध्यकाल है, हिंदी जनवादी के इतिहास का सामंत काल है। ये कोटेशन है रामविलास शर्मा का। आगे वे लिखते हैं, भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। ये बात उन्होंने लिखी भारत की भाषा समस्या नामक एक पुस्तक है उसमें। आगे वे लिखते हैं, वीरगाथा काल रीतिकाल का प्रथम उत्थान है, पूर्व मध्यकाल रीतिकाल रीतिवाद का द्वितीय उत्थान है। यह बात उन्होंने लिखी हिंदी जाति का साहित्य नामक पुस्तक में। एक बार इस कोटेशन को और ध्यान से आप देख सकते हैं कि वीरगाथा काल रीतिकाल का प्रथम उत्थान है पूर्व मध्यकाल में, और पूर्व मध्यकाल का द्वितीय उत्थान है रीतिकाल। ठीक है, रीतिवाद जो है, ये बात उन्होंने लिखी है हिंदी जाति का साहित्य में। आगे वे लिखते हैं, रीतिकाल से ही जोड़कर बात कर रहे हैं, इसमें स्वच्छंदतावादी प्रवृत्तियां हैं, यथार्थ चित्रण की प्रवृत्तियां हैं, नीति विषयक रचनाएं हैं, वीर रस की कविताएं हैं, और भक्ति का भी इसकी शक्तिशाली प्रवृत्ति है। ये भी उसी पुस्तक से लिया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र से जो नवजागरण शुरू होता है वह नई परिस्थितियों में पुराने लोक जागरण का ही विकास है। ये बात रामविलास शर्मा ने कही है। और आपको इसको जब भी नवजागरण की बात कही जाए या फिर जातीय साहित्य की बात की जाए, ठीक है, या फिर शोषित वर्ग के बारे में चर्चा की जाए, तो ये निसंदेह जो कोटेशन है वो रामविलास शर्मा से मिलता जुलता रहेगा। आगे वे लिखते हैं, वास्तव में हमारा आधुनिक काल शुक्ल जी के पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति का विकास है, किंतु उत्तर मध्यकाल रीतिकाल का निषेध है। इस देख रहे हैं अंतर्विरोधी टाइप का ये कोटेशन है, इसको आप ध्यान में रखिए। आगे लिखते हैं, आधुनिकता अंग्रेजी राज की देन नहीं है, उसका विकास इस राज के विरुद्ध संघर्ष के दौरान हुआ है। वह अंग्रेजी साहित्य की नकल नहीं है, वह पुराने साहित्य की सामंत विरोधी उपलब्धियों की बुनियाद पर विकसित हुआ है। भारत के अन्य जातीय प्रदेशों की अपेक्षा हिंदी प्रदेश के लोगों में जातीय चेतना का अभाव है। वह इसलिए नहीं कि इनमें देशभक्ति बहुत ज़्यादा है, वरन इसलिए कि यहाँ जाति बिरादरी के बंधन अब भी बहुत मजबूत हैं और जनपदी अलगाव काफ़ी है। इसलिए इसके अलावा धार्मिक विद्वेष से जनता विभाजित है। साहित्य में हिंदी उर्दू का जैसा भेद है वैसा भेद अन्य किसी प्रदेश में नहीं है। और अंग्रेजी का एक गढ़ हिंदी प्रदेश भी है, जहाँ का शिक्षित वर्ग अपनी भाषा और साहित्य के प्रति उदासीन रहा है और अपने ज्ञान पर गर्व भी करता है। ये बात उन्होंने लिखी है परंपरा का मूल्यांकन नामक पुस्तक में। काफ़ी अच्छी बुक्स है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर रामविलास शर्मा ने एक चिंता व्यक्त की है कि भारत में के अन्य जातीय प्रदेशों की अपेक्षा हिंदी प्रदेश के लोगों में जातीय चेतना का अभाव है। और बाकी उन्होंने कई पॉइंट्स इसमें गिनाए हैं जो कि आपने ध्यान से सुना होगा। तो इस तरीके से हमने कुछ महत्वपूर्ण कोटेशंस पे चर्चा की जो कि रामविलास शर्मा के कोटेशंस थे। और परीक्षाओं में इनसे संबंधित कोटेशंस लगातार पूछे जाते हैं, और कन्फ्यूजन करने के लिए विकल्प में रामविलास शर्मा का नाम भी रहता है। तो उम्मीद है कि इस कोटेशन से संबंधित अगर इस वीडियो लेक्चर को आप ध्यान से सुने होंगे तो कोई भी कोटेशंस आएगा आप आसानी से उसको कर सकते हैं। तो कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि ये आज का आपको टॉपिक कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।